नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे भाइयों बहनों, आज अपन लेके आ चुके हैं आप लोगों के सामने 2 अप्रैल 2023 का राजस्थान राज्य विशेष करंट अफेयर आपके वीडियो में मौजूद है। तो दोस्तों, राजस्थान के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज हो सकती थी उनका आपके लिए जो करंट अफेयर बन सकता था और जिनकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैंडल पर थोड़ा बहुत डिस्कशन था, उनको हम आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर से मैं आपको बता दूं, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। सीधे सीधे कॉपियां भरने में ज़्यादा भरोसा ना रखें, सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, कॉपियां भरोगे तो रद्दियाँ बेचोगे, दिमाग भरोगे तो एग्ज़ाम निकालोगे, सीधा साधा फॉर्मूला है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, कौन सा टेलीग्राम चैनल है अपना? आईएएस आरएएस विद आरजे। आप यहाँ जाइए और यहाँ से जाकर आप सीधा का सीधा एज इट इज़ जैसे हम पढ़ा रहे हैं हैंड रिटन है उसी तरह से आप जाके सीधा का सीधा पीडीएफ डाउनलोड कर लो। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर पे। पूरे दिन में यदि आप नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान की हिस्ट्री को मिला के 1 घंटा भी दे देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे की जो मेहनत है उसको हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और हाँ, एक और बात कि आप इस तरह से परेशान ना हुआ करें कि उसने 1 दिन पहले वो चीज़ करा दी, उसने 2 दिन पहले वो चीज़ करा दी, या हमने कोई चीज़ उनसे पहले करा दी, किसी और से पहले करा दी। तो दोस्तों क्या होता है, हर व्यक्ति अलग अलग सोर्सेज फॉलो करता है, तो जब उस सोर्स में उस चीज़ की चर्चा होती है तो उस चीज़ को लेकर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना इधर उधर की बातें किए हम आते हैं सीधे आज के आपके न्यूज़ एडिटोरियल के डिस्कशन पे। तो पहला हमारा जो न्यूज़ एडिटोरियल है वो इस तरह से है कि देखो, न्यूज़ में क्या है पहले मैं आपको उसको बताता हूँ, फिर आपके एग्जाम के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है, फिर मैं उस तरह से आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो, लघु एवं सीमांत किसानों को क्या किया है, संकर बाजरा मिनी किट प्रदान की गई है। क्या की गई है, क्या की जाएगी? लघु और सीमांत किसानों को, इनके अलावा और किसी को नहीं। ठीक है, संकर बाजरा की मिनी किट्स, इसके लिए फंड पैसा कहाँ से आएगा? तो वो आएगा कृषक कल्याण कोष से, और दूसरा आएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से। कहाँ से आएगा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से और कृषक कल्याण कोष से। अगला क्या है, ये मिनी किट क्यों प्रदान किए जा रहे हैं? तो ये राजस्थान मिलेट्स मिशन है उसके तहत प्रदान किए जा रहे हैं कि राजस्थान मिलेट्स मिशन को अपन को सक्सेस रखना है, मतलब उसको सफलता सुनिश्चित करनी है राजस्थान मिलेट्स मिशन की। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, ये मिनी किट जो है संकर बीजों के वो प्रदान किए जा रहे हैं। ये तो हो गई आपकी इन्फॉर्मेशन न्यूज। ठीक है, जो हमारे सीएम साहब ने कल किया है कि भैया ऐसे ऐसे कहेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो सीएम साहब जो बोल देते हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब ऐसे समय पर जब इलेक्शन और एग्जाम दोनों साथ में आने की उम्मीद हो, ठीक है ना, तो दोस्तों हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो लघु और सीमांत किसान है, दूसरे नंबर पर कृषक कल्याण कोष है, तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है और चौथे नंबर पर राजस्थान मिलेट्स मिशन है। और राजस्थान में हाल ही में मिलेट्स कॉन्क्लेव का और आयोजन किया गया था। तो मिलेट्स तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, यूपीएससी का दो, आरपीएससी का दो, या किसी और स्टेट पीसीएस का दो, तो वो आपके लिए मिलेट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। तो अपन चलते हैं आगे सीधा न्यूज एडिटोरियल डिस्कशन पर जो आपके एग्जाम में आने के लायक है। तो दोस्तों पहला है, आप किसानों के प्रकार के बारे में जानिए कि भैया लघु सीमांत किसान, इस तरह के जो किसानों की चर्चा हो रही है, तो किसानों के प्रकार है। पहला आपका होता है, जोत के आधार पर ले रहे हैं हम कि भाई किसके पास कितनी भूमि जोतने के लिए है, कितनी भूमि पर वो फसल करता है, उसके आधार पर हम इस चीज़ को ले रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम, सबसे पहले आता है, सबसे छोटा वाला किसान होता है सीमांत किसान। सीमांत किसान के पास जो भूमि होती है वो 1 हेक्टेयर से कम होती है। जब 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो किसी किसान के पास तो वो कौन होता है? सीमांत किसान। ठीक है, इस तरह के किसानों की संख्या राजस्थान के अंदर 40% है लगभग। मतलब सबसे ज़्यादा कौन से किसान है राजस्थान के अंदर? सीमांत किसान। ये प्रश्न आपसे स्टैटिक में भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान में से निम्नलिखित में से सबसे सर्वाधिक किस प्रकार के किसानों की संख्या है। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका लघु। कौन आ जाता है? लघु। तो ऐसे किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक भूमि है, कितनी? 1 से लेकर 2 हेक्टेयर की, वो कौन हो जाता है आपका? लघु किसान। कौन सा किसान हो जाता है? लघु किसान। और इस तरह के जो किसान हैं उनकी संख्या कितनी है आपकी? लगभग 22%, मतलब 21.90%, लगभग 22%। ठीक है ना। अब आप देखिए, सीमांत किसान और लघु किसानों को मिलाकर ही अपन लगभग 60% पहुंच गए। मतलब किसानों की 60% आबादी किसकी है? लघु किसानों की और सीमांत किसानों की। अब आप देखिए, और ये जो मिनी किट है वो किसको प्रदान किए जा रहे हैं? वो लघु और सीमांत किसानों को ही प्रदान किए जा रहे हैं।
मतलब राजस्थान के टोटल जो किसान हैं उनका लगभग 60 से 65% जो है वो कवर किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अर्ध मध्यम। ना तो ये मध्यम है और ना ही लघु है, ना तो छोटे में ही गिन सकते हैं इनको, ना ये बड़े में ही हुए। अभी जैसे परिवार में बहुत से बच्चों की स्थिति होती है, बच्चे साथ नहीं खिलाते, भैया आप बड़े हो गए हो, बड़े साथ नहीं बिठाते, बेटा अभी तो छोटा है। ठीक है, तो इसी तरह से अर्ध मध्यम वाले हैं। तो जो अर्ध मध्यम है वो 2 से 4 हेक्टेयर भूमि वाले जो होते हैं किसान, जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर भूमि की जोत होती है, वो अर्ध मध्यम कहलाते हैं। और इस तरह के लगभग 18% मतलब 18.50% किसान हैं। आपसे प्रतिशत डायरेक्ट कोई नहीं पूछेगा किसी भी एग्जाम में कि इस प्रकार के किसानों का कितना प्रतिशत राजस्थान के अंदर मौजूद है, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। आपसे लगवा सकते हैं कि भाई इनको आप सीक्वेंस में लगाइए, सबसे ज़्यादा से सबसे कम के में। तो आप एक आइडिया में याद रख लेना, आपको एग्जैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं मध्यम किसानों पे। तो जो मध्यम होते हैं वो 4 से 10 हेक्टेयर जोत वाले होते हैं, मतलब 4 से 10 हेक्टेयर जिनके पास जोत के लिए भूमि है वो मध्यम किसान होते हैं। और लगभग 15% मतलब 14.80% जो लोग हैं वो मध्यम किसानों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं बृहद किसान या बड़े किसान। यही हैं बड़ी मछलियाँ जिनसे जो बड़े बड़े फार्म होते हैं जिनके पास, और जो आधुनिक तकनीकी से खेती करते हैं बड़े किसान, उनकी जो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जो भूमि है, जोत है, वो इस श्रेणी में आते हैं। और इनकी संख्या राजस्थान में केवल 4.5% है। तो इस तरह की जोत बड़ी होने से भैया उत्पादन बड़ा होता है, क्योंकि छोटी छोटी जोतें होती हैं तो भूमि का वेस्टेज भी ज़्यादा होता है और उसमें आधुनिक बड़े बड़े उपकरणों की सहायता से आप खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों अपन दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि अब अपने एग्जाम के लिए कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अगला इंपॉर्टेंट हो सकता है अपने लिए कृषक कल्याण कोष, क्योंकि कृषक कल्याण कोष और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत इनको फंडिंग की जा रही है। ठीक है, अब कृषक कल्याण कोष के बारे में जानते हैं। तो इसका जो गठन कर दिया गया था 2019 में ही कर दिया गया था, 16 दिसंबर को। आप 19 याद रख लेना, 16 दिसंबर रेयरली ही पूछते हैं, वैसे पूछते नहीं। ये डेट आप याद रखोगे तो कितनी रखोगे भाई, कम से कम नहीं तो एग्ज़ाम तक आपको 100 से 150 तो योजना याद करनी पड़ेंगी, 10-20 मिशन भी याद करने पड़ेंगे, नीतियाँ भी याद करनी पड़ेंगी। आप डेट किस हद तक याद रख सकते हो? अपना और अपने घर वालों का हैप्पी बर्थडे याद नहीं रहता भाई डेट के चक्कर में। तो चलो दोस्तों, अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि इस कृषक कल्याण कोष के गठन का उद्देश्य क्या था। तो जो उद्देश्य था वो था किसानों की उपज का मूल्य सुनिश्चित करना। देखो भैया, किसान बहुत मेहनत करते हैं, उनकी उपज का मूल्य सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के कोष का गठन किया गया था। ठीक है, खेती करने में आसानी की दिशा में प्रयास, मतलब जब भी पैसे की जरूरत पड़े आप कृषक कल्याण कोष से वहाँ पर आवंटन किया जा सके। इस फंड का उपयोग किसानों के परिवार की में से यदि किसी की किसानी करते समय मृत्यु हो जाती है अथवा अप्रिय कोई घटना हो जाती है तो मुआवजा देने में भी काम आता है। ठीक है भैया, कोई ऐसी अप्रिय घटना हो गई खेती किसानी के समय या मंडी के अंदर जब वो अपनी फसल को लेके आ रहे थे, मतलब कृषि से संबंधित कार्य करते समय यदि कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो जो उनको मुआवजा दिया जाता है वो भी इसी फंड से दिया जाता है। ठीक है भाइयों बहनों, अब चलते हैं अपन थोड़ा और आगे है हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो राजस्थान में इसका जो प्रारंभ है वो 2007-8 में कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 2007-8 में। ठीक है, यह क्या है? केंद्र प्रवर्तित योजना है, केंद्र द्वारा प्रवर्तन किया जाता है इसका, केंद्र द्वारा संचालित नहीं है। तो दोस्तों, केंद्र प्रवर्तन जहां लिखा आ जाए वहां आप समझ जाइए कि केंद्र और राज्य दोनों का इसमें हिस्सा है। कुछ पैसा केंद्र दे रहा है तो कुछ राज्य दे रहा है। ठीक है, गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है वो राजस्थान में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ हुआ था राजस्थान में। कब हुआ था? 2007-8 में। ठीक है, वित्त पोषण देखिए आ गए अपन ना वित्त पोषण पर। तो मैंने कहा था आपसे केंद्र और राज्य का कुछ कुछ हिस्सा रहेगा, तो कुछ हिस्सा केंद्र का और कुछ हिस्सा राज्य का। इसीलिए ये कौन सी परियोजना है? ये केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, तो दोस्तों अपन ने वित्त पोषण की बात कर ली। अब अपन देख लेते हैं कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पर ये जो परियोजनाएं हैं वो शामिल है, कौन कौन से जिले इसके अंदर शामिल हैं।
या कहाँ कहाँ पर ये योजना जो है वो लागू की गई है, या जो जो मिशन है वो लागू किया गया है। मेरे कहने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। तो दोस्तों, राज्य के सभी जिलों के अंदर इस योजना को, इस मिशन को लागू कर दिया गया था 2010-11 के अंदर। और है भैया, खाद्य सुरक्षा से संबंधित तो किसी को छोड़ने का तो मतलब पैदा ही नहीं होता। ठीक है, हिंदुस्तान और राजस्थान तो ऐसे हैं जहाँ पर बड़े बड़े पैसे वाले बीपीएल कार्ड बना के घूमते हैं। चलो आगे देखते हैं अपन। इसके अंतर्गत प्रमाणिक बीजों का वितरण किया जाएगा। प्रमाणिक बीज, ऐसा नहीं है कि पैकेट पे कुछ और अंदर कुछ और खोला, मतलब खोदा पाड़ निकली चुईया, ऐसा कुछ नहीं है। जो उसके ऊपर मेंशन है वही उसके अंदर, वही उसके भीतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उन्नत उत्पादन तकनीकी का प्रदर्शन किया जाएगा, मतलब उत्पादन के अंदर उन्नत टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। प्रदर्शन का मतलब ये नहीं है आपको क्रिकेट स्टेडियम की तरफ प्रदर्शन चल रहा है विराट कोहली का। ठीक है, इसमें जैविक खाद का यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जितना हो सके, मुझे पता है मुझसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ज़्यादातर खेती किसानी से संबंधित लोग हैं या फिर उनके बच्चे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैविक खाद का इस्तेमाल करना खेतों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर खेतों की लाइफ बहुत लंबी चाहते हो तो। ठीक है, स्टेरॉयड लेके बॉडी तो जल्दी बन जाती है लेकिन किसी काम का नहीं होता फिर बंदा। ठीक है, स्टेरॉयड छोड़ते ही एकदम वही एकदम बेकार। तो वही जैविक उर्वरक का हाल है, ये स्टेरॉयड की तरह ही काम करते हैं ज़मीन के अंदर। तुरंत तो आपको बहुत तगड़ा उत्पादन देंगे लेकिन लॉन्ग टाइम में आपकी जो सॉइल है, मृदा है, उसकी हेल्थ को इतना ख़राब कर देंगे कि वो भूमि बंजर ही हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं सूक्ष्म तत्व, समन्वित कीट प्रबंधन, कृषि यंत्र, फव्वारा पंप सेट, सिंचाई, इसके लिए क्या, सिंचाई के लिए पाइपलाइन आदि प्रदान की जाती है इसके अंदर। ठीक है भाई साहब, अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। अब अपन देख लेते हैं NFSM न्यूट्रिशियल, जो न्यूट्री सीरियल मिशन है उसके बारे में। मतलब जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन था उसमें यह था कि आप भैया खाद्य सुरक्षा प्रदान करो, सब लोगों को, कोई भूखा ना सोए। अब जब सारे भूखे, ऐसा लगने लग गया कि भैया खाद्य सुरक्षा सबको पहुंच गई है, भूखे लोग नहीं सो रहे हैं, तो फिर क्या किया भैया, आप उसमें न्यूट्रिशन बढ़ा दो। तो सेम यही मिशन था, इसके अंदर 2018-19 से क्या किया, केंद्र ने परिवर्तित करके इसके अंदर न्यूट्रिशन को बढ़ा दिया। भैया आप न्यूट्रिशन को आप बढ़ा दो। तो आपके सामने जब न्यूट्री सीरियल मिशन आ जाए तो आप घबराना नहीं है आपको। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंदर ही ये एक पार्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ही कहें तो इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें ही प्रदान की जाएंगी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंदर प्रदान की जाती हैं आपको। ठीक है, न्यूट्रिशन बढ़ाना बस इसका टारगेट रहेगा कि हमें किसी भी तरह से अब न्यूट्रिशन को बढ़ाना है। पेट तो भर गया, अब इसको अंदर न्यूट्रिशन डाल रहे हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, तो इसी कड़ी में एक और कदम आगे चलते हैं। हमारा आता है राजस्थान मिलेट्स मिशन। ठीक है, कौन आता है, राजस्थान मिलेट्स मिशन। अब अपन राजस्थान मिलेट्स मिशन के बारे में देख लेते हैं। इसके अंतर्गत मोटे अनाजों के बीज मिनी किट्स वितरण किए जाएंगे। अभी तक अपन जो चीज़ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें क्या है, उसमें यही आ रहा है कि मिनी किट, बीज, पंप सेट, सिंचाई की व्यवस्था, तकनीकी, प्रमाणिक, मतलब इस तरह की चीज़ों का ही वितरण किया जा रहा है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, उद्देश्य क्या रहेगा मिलेट्स मिशन का, मोटे अनाजों विशेषकर बाजरा एवं ज्वार, राजस्थान में यही सबसे ज़्यादा होते हैं। तो हमारे राजस्थान सरकार का क्या उद्देश्य है, बाजरा एवं ज्वार जो है उसकी जो खेती होती है, उसका जो प्रोडक्शन होता है, उसको क्या देना है, प्रोत्साहन देना है, उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, उत्पादन एवं घरेलू खपत को बढ़ावा देना है। ऐसा नहीं है कि उत्पादन बढ़ाओ और उसको बाहर एक्सपोर्ट कर दो, भैया घरेलू खपत भी बढ़ानी है, मोटे अनाजों की तरफ मोड़ना है दुनिया को। पहले एक टाइम था जब मोटे अनाजों का कितना इस्तेमाल किया जाता था, और बहुत पुराना टाइम नहीं है। आप अपने, अगर यदि आपके पिताजी की उम्र 60 वर्ष या उससे ऊपर है तो उनसे कभी बैठ के पूछ लेना आप कि पिताजी आप मतलब बचपन में किस तरह की अनाजों का इस्तेमाल करते थे, तो वो बताएंगे आपको कि गेहूँ तो यही आपका 20-30 साल से प्रचलन में आ गया है। ठीक है, मोटे अनाजों के अंदर गेहूं वगैरह से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, तो इसकी घरेलू खपत को बढ़ाना भी राजस्थान सरकार का उद्देश्य है। ठीक है भाइयों बहनों, अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब अपन जब मिलेट्स की बात ही कर रहे हैं तो राजस्थान के अंदर अभी हाल ही में मिलेट्स कॉन्क्लेव है, उसका आयोजन किया गया था, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। RAS मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मिलेट्स कॉन्क्लेव, RAS प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है मिलेट्स कॉन्क्लेव, क्योंकि राजस्थान सरकार जरूर चाहेगी कि भविष्य में आने वाले जो अधिकारी हैं वो हमारी भविष्य की योजनाओं से एकदम बढ़िया तरह से अवगत हों। ठीक है, तो राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव जो है वो जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, एक तरफ प्रबंधन संस्थान देकर, एक तरफ संस्थान, एक तरफ स्थान कहाँ पर स्थित है, इस तरह से आपसे
आरएस के अंदर मिलाने के लिए पूछ सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर, तो आप इसको भी याद रखना कि राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, दुर्गापुरा के अंदर, जयपुर में। ठीक है। अब जो मिलेट्स कॉन्क्लेव था उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था लोगों को मोटे अनाजों जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोंदो, कुटकी और सावा। देखो भैया, ज्वार, बाजरा और रागी तो मैं जानता हूँ, कोंदो, कुटकी और सावा ये मुझे नहीं पता क्या होता है। ये भी इसी तरह के भाई फसलें ही होती होंगी वैसे तो, के महत्व एवं स्वास्थ्य के लिए लाभों के बारे में जागरूकता, या ये कह दो कि कोंदो, कुटकी, सावा कभी देखे ही नहीं जीवन में क्या होता है, या देखे होंगे तो किसी दूसरे नाम से जानते होंगे अपन लोग। ठीक है। क्योंकि मैं पूर्वी राजस्थान का हूँ तो मुझे ज़्यादा नामों के बारे में नहीं पता रहता। इसके लाभों के बारे में भी जागरूक करना है भैया, बहुत फ़ायदेमंद है। आप ले लो, मतलब किसी को बता दो, चाहे आप दे दो 2 कौड़ी की चीज़ कि भैया इसको लोगे तो नौकरी लग जाएगी, तो वो लटकाए घूमेगा जीवन भर गले में। तो लोगों को उसके प्रॉफिट, उसका फ़ायदा क्या है उस चीज़ को यूज करने का, यदि ये आप बताने में सफल हो जाते हो तो फिर आप 2 कौड़ी की चीज़ भी बहुत अच्छे दामों पर बेच सकते हो। ये बिजनेस का आइडिया है, फॉर्मूला है बिजनेस का। तो अपन इम्पोर्टेंट जो थिंग है उनको देख लेते हैं नोट लगा के, कि वर्ष 2023 को क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष किसने किया था, यूएन ने। तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जाता है। ठीक है। 2023 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के लिए वर्ष है भैया। तो मतलब केवल राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया मोटे अनाजों की तरफ मुड़ रही है। सबकी समझ में आ गया, कुछ ना रखा फैशन में। अब आगे चलते हैं। राज्य जो है अपना राजस्थान, अपना प्यारा राजस्थान, रंगीला राजस्थान, वो देश में बाजरा की बुआई में 57% का योगदान देता है और उसके उत्पादन में 41.7% का योगदान देता है। इनके आप पॉइंट को भी याद कर लेना भैया, ये आपसे पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। कितने परसेंट का योगदान है, कहीं लिखा होगा 42.4, कहीं लिखा होगा 41.7। तो यहाँ इसके परसेंटेज को आप याद रख लेना, पॉइंट को भी याद रख लेना। ठीक है। राज्य में जो अपना जो देश के अंदर जो अपना राज्य है वो ज्वार की बुआई में और उत्पादन में दोनों में तीसरे स्थान पे आता है। कौन से स्थान पे आता है अपना भैया, तीसरे स्थान पे आता है हमारा रंगीला राजस्थान। अब अपन चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। ये वाला न्यूज आर्टिकल बहुत बड़ा हो गया, बाकी सारे छोटे छोटे से। तो अगला है आपका कि राजस्थान में टाइगर रिजर्व है, उसके अंदर बाघिनों की रिहाई की गई है। किसकी रिहाई की गई है, बाघिनों की रिहाई की गई है। कौन सी 2 जगहों पर बाघिन की रिहाई की गई है, एक तो की गई है आपकी मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व जो है उसके अंदर की गई है, और दूसरी की गई है रामगढ़ विस्तारी के अंदर। ठीक है। एक बाघिन को कहाँ छोड़ दिया, मुकंदरा हिल्स में, दूसरी बाघिन को कहाँ छोड़ा गया है, रामगढ़ विस्तारी के अंदर। अब अपन इन दोनों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बाघिन इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी जगह पर टाइगर रिजर्व परियोजनाएं राजस्थान के अंदर चल रही हैं। अभी हाल ही में अगर छोड़ा है तो इन दोनों की जो चर्चा है वो केंद्रीय स्तर तक है, इन दोनों जो टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य हैं उनकी। ठीक है। तो इनके बारे में अपन जान लेते हैं कि इनके बारे में और क्या क्या टेक्निकल बातें हो सकती हैं। ठीक। मुकंदरा हिल्स के बारे में यदि पहले में बातें करें हम, तो मुकंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है वो स्थित है आपके कोटा के अंदर। ठीक है। इसकी स्थापना 2012 में, मतलब 2012 में इनसे बोला भैया आप टाइगर रिजर्व हो जाओ, और सबसे नवीन नेशनल पार्क है ये। पहले अभ्यारण्य हुआ करता था, सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है। मतलब इसके बाद राजस्थान में अभी तक दूसरा कोई नेशनल पार्क नहीं हुआ है। सबसे लास्ट में नेशनल पार्क कौन बना है, मुकंदरा हिल्स। तो दोस्तों मुकंदरा हिल्स के अलावा और कौन से नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है। कोटा और चित्तौड़गढ़ में स्थित है, कुछ भाग इसका कोटा में और कुछ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। रणथंभौर और सरिस्का के बाद तीसरी जो बाघ परियोजना है वो कहाँ चली है, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर। ठीक है। इस बात को, इस फैक्ट को याद रखना बढ़िया तरह से। और मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है वो किस किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये है गागरोनी तोते। ठीक है। और अगला है अबीली मीणी का महल। ये बहुत प्रसिद्ध है, अबीली मीणी का महल। पिछले कई एग्जाम में पूछा भी गया है कहाँ पर स्थित है। ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं अपन रामगढ़ विस्तारी के बारे में। ये जहर को धारण करते हैं, विष को धारण करते हैं। रामगढ़ विस्तारी ये स्थित है बूंदी के अंदर। ठीक है। देखो इसके अंदर अजगर पाए जाते हैं। मुझे तो लगता है कि इतने सारे सर्प और अजगर पाए जाते हैं, इसीलिए तो इसका नाम कहीं विषधारी नहीं रखा। ठीक है। तो इसका जो अभ्यारण्य था उसकी स्थापना हुई थी 1982 के अंदर। यहाँ पर अजगर पाए जाते हैं, और अजगर के अलावा क्या क्या पाया जाता है भैया, धोक के वृक्ष मिलते हैं या चंदन के वृक्ष मिलते हैं। तो याद रखना राजस्थान में चंदन के वृक्ष निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
आपसे किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ क्या है, हल्दी, हल्दी के वृक्ष, हल्दी, हल्दी भी पाई जाती है भैया। क्या पाया जाता है, हल्दी। हल्दी के वृक्ष थोड़ी ना होते हैं, गांठें होती हैं यहाँ पर। चलो ठीक है, हल्दी के वृक्ष, ठीक। मेज नदी इस अभ्यारण्य से होकर बहती है। मेज नदी इस अभ्यारण्य के बीचों बीच होकर कौन सी नदी निकलती है, मेज नदी। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। उम्मीद करता हूँ जो फैक्चुअल बातें हो सकती थी दोनों अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व के बारे में, वो आपकी समझ में आई होंगी। तो अगला है अपना लक्खी मेला। कौन सा मेला, लक्खी मेला। लक्की मेला नहीं है ये, लक्खी मेला है। कहाँ आयोजित होता है ये, कैला देवी पर। कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, करौली के अंदर। कैला देवी मेला, चैत्र मेला भी बोलते हैं इसको, कैला देवी का चैत्र मेला भी इसको बोलते हैं। तो स्टैटिक के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। चूंकि हाल ही में मेला भरा है तो फिर मैंने सोचा कि आपको बताइए। पहले मैंने सोचा था कि रहने देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैंने सोचा चलो क्या पता छोटे एग्जाम के अंदर आ ही गया तो। ठीक है, अब एक और अगले अपन न्यूज आर्टिकल की तरफ आते हैं, वो है बेबी फीडिंग रूम। बेबी फीडिंग रूम का मतलब होता है जो नवजात, जो दुधमुहे बच्चे होते हैं। देखिए, महिलाओं के लिए बहुत समस्या रहती है। हम जेंट्स हैं, हमें कहीं भी, हमारे लिए हर चीज़ में छूट है। महिला है, उसको बहुत समस्या होती है जब वो घर से बाहर निकलती है। कोई दुधमुहा बच्चा है, वो दूध के लिए रो रहा है और महिला को पता है कि इसको दूध पिलाना है, लेकिन कहाँ पिलाए, बस स्टैंड पर खड़ी है, कैसे पिलाए, इतने सारे लोग। और दरिंदों की कमी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कोई उसे नज़र हटा के सारे उधर ही देखते रहेंगे जब तक वो फीडिंग करेगी। जब तक रेलवे स्टेशन पर भी यही स्थिति, कहाँ जाए महिला। तो उसके लिए क्या किया है कि जिला प्रशासन है डूंगरपुर का, उन्होंने क्या किया, रेलवे स्टेशन पर एक बेबी फीडिंग रूम बनाया कि महिलाएं अपने बच्चों को, दुधमुहे बच्चों को यहाँ पर फीडिंग करवा सकती हैं, यहाँ पर दूध पिला सकती हैं। ये बहुत अच्छी पहल है। इस न्यूज़ को मेरे को बताने का रीज़न ही यही है कि मैं आप तक एक संदेश पहुंचा सकूं कि दोस्तों, जब भी आप अधिकारी बने, जब भी आप अधिकारी बने तो इस तरह की चीज़ें जरूर करवाएं। जरूरी नहीं है वो पक्का कंस्ट्रक्शन हो, आप कच्चा कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं, आप टेम्परेरी रूम्स भी बनवा सकते हैं। अब मुझे पता है बजट की ऑलवेज प्रॉब्लम रहेगी, आप अधिकारी बन जाओगे तो, लेकिन आप इतना तो, मैं तो कह रहा हूँ समाज सेवी संस्थाएं हैं समाज की, वो भी इतना करवा सकती हैं कि बेबी फीडिंग रूम वगैरह, इस तरह के टॉयलेट्स वगैरह पक्के नहीं हो, कच्चे ही सही, मतलब जो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन होता है वो करवा दिया जाए। तो इससे क्या है, बहुत सुविधा रहती है। बहुत सारी करवाना चाहिए लोगों को, लेकिन इस तरफ लोगों का ध्यान थोड़ा कम जाता है। ठीक है, यह राजस्थान सरकार के आमजन हितैषी प्रशासन के उद्देश्य की दिशा में कदम है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो आज का हमारा न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है मेरे भाइयों बहनों। अब मैं आपसे एक छोटी सी चर्चा करूंगा कि अभी मैं जो वीकली एडिटोरियल होता है आपका, वीकली एडिटोरियल में क्या होता है, देखो वीक के अंदर 6 के 6 दिन अच्छे एडिटोरियल नहीं आते। वीक के अंदर कोई 3 या 4 या 2 या 3 बोले, 3 से 4 के बीच में आते हैं, या तो 3 या 4 इतने एडिटोरियल होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे फिर आप यूपीएससी दे रहे हो, चाहे आप आरएएस का दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, आपके लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं आते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह के आर्टिकल संडे टू संडे आपके लिए लेके आ जाऊँ, या फिर अगर टाइम निकला तो मैं एक आर्टिकल पर डे के हिसाब से आपके लिए लेके आ जाऊंगा। एक आर्टिकल अब, एक आर्टिकल अब, इस तरह से एक सीरीज में ले आऊँगा जो आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपके लिए एक और बात, जब भी तैयारी करें मेंस ओरिएंटेशन के साथ में करें। आरएस वाले बच्चे विशेष कर सुन लें, यदि आप मेंस ओरिएंटेशन के साथ में तैयारी करोगे तो प्रीलिम्स निकल जाएगा भाई, प्रीलिम्स निकल जाएगा। प्रीलिम्स दिक्कत नहीं करेगा, दिक्कत आपका मेंस में फंसोगे आप वही रटते रहते हो, राणा सांगा पृथ्वीराज चौहान उन्हीं को, और वहीं फंसे के फंसे रह जाते हो। थोड़ा आगे बढ़ के पढ़ाई करें, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले न्यूज आर्टिकल के साथ में, नए दिन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।